अखिलेश कुमार सिंह, गणित प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाल सुल्तान। आप सभी क्लास 11th के बच्चों का स्वागत करते हैं। आज आप लोग देखिए क्लास 11th में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, चैप्टर 5 सममित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोग आई इमेजरी यूनिट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आई क्या होता है? आई सर्वप्रथम देखिए आयलर ने ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला था, -1 का वर्गमूल, अर्थात i = √-1 इक्वल टू या i² = -1, ये वैल्यू आई थी। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करते हैं कि सममित संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होता है। ध्यान दीजिए, तो सममित संख्या का वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सममित संख्या को किस फॉर्म में लिखा जाता है? a + ib, z = a + ib के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें आज इसके आगे चर्चा करेंगे कि ये इसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और बाकी इसका योगफल क्या होता है, योगफल की प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या है। तो ये सब आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका टॉपिक है सममित संख्या का वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग के बारे में चर्चा करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि z = a + ib एक सममित संख्या है, सममित संख्या को किस फॉर्म में लिखा जाता है? z = a + ib के फॉर्म। एक सममित संख्या है तो z का वास्तविक भाग a, z का वास्तविक भाग क्या है? a है, तथा z का काल्पनिक भाग b। b क्या है? काल्पनिक भाग। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, काल्पनिक भाग क्या होता है? जो i से मल्टीप्लाई होता है, वही आपका क्या होता है? काल्पनिक भाग होता है। इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? अर्थात याद रखिए, z = a + ib, z = a + ib implies, अब वास्तविक भाग को ध्यान दीजिए, वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z क्या बोलते हैं? यही आपका रियल पार्ट ऑफ z, इसका वास्तविक भाग क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया। रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? ये हो गया। ऐसे ही हम क्या लिखा? एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट जो i से मल्टीप्लाई है, अर्थात z का इमेजिनरी पार्ट कितना? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट में पहला पॉइंट, यदि z = a + ib, z = a + ib एक शुद्ध वास्तविक है, क्या है? एक प्योरली रियल है। तो अगर ये शुद्ध वास्तविक होगा तो इसका क्या होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा। क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी ये क्या होगा? शुद्ध वास्तविक होगा। यहाँ पर ध्यान, तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0 मींस क्या हो गया? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है, तो b ये 0 के बराबर कर दिया जाए। ये ध्यान, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0 implies b = 0। अगर यहाँ पर b हम 0 के बराबर दिखा दें तो आपका z क्या है? ये क्या है? शुद्ध वास्तविक संख्या है। क्या है? शुद्ध वास्तविक संख्या। अब नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दीजिए, यदि z = a + ib, z = a + ib एक शुद्ध काल्पनिक है, काल्पनिक का इसमें क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका अगर ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 के बराबर। रियल पार्ट ऑफ z = 0 implies a = 0। यदि इसमें a की वैल्यू हम 0 कर दें, ये क्या होगा? z = जो ib आएगा, यही या b आएगा, ये क्या होगा? शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या होगी? शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो सब मिला के z सममित संख्या z = a + ib में a आपका क्या होता है? रियल पार्ट, वास्तविक भाग होता है, b क्या है? काल्पनिक भाग। उसी को शुद्ध वास्तविक, शुद्ध काल्पनिक के रूप में लिखते हैं। तो आपको जैसे बताया गया है, अगर यह शुद्ध वास्तविक होगा, इसका काल्पनिक भाग क्या होगा? 0 होगा। अगर शुद्ध काल्पनिक होगा, इसका वास्तविक भाग 0 होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग ध्यान दीजिए, सम्मिलित संख्याओं का योग। अब यहाँ पर देखिए, यदि Z1 A1 plus IB1 और Z2 A2 plus IB2 कोई दो सम्मिलित संख्याएं हैं, तो इनका योगफल जानिए, तो इनका योगफल Z1 plus Z2 क्या होगा? इनका योगफल Z1 plus Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है? A1 plus IB1, A1 plus IB1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या है? A2 plus IB2, Z2 की वैल्यू क्या है? A2 plus IB2। अब यहाँ पर इसका योगफल देखिए, A1 plus A2, अर्थात इसका जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर दिया गया, प्लस I ऑलरेडी इसमें कॉमन हो रहा है, I हम कॉमन लेंगे तो आपका B1 plus B2 ये क्या बच जाएगा? यही आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। अतः अब यहाँ पर देखिए, Z1 दो सम्मिलित संख्याओं का योगफल, ये आप देखिए तो ये A plus IB के फॉर्म में क्या है? A plus IB के फॉर्म में। अतः दो सम्मिलित संख्याओं का योगफल भी क्या होता है? एक सम्मिलित संख्या होती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अतः अगर इसका रियल पार्ट हम निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 plus Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 plus Z2, तो इसका रियल पार्ट क्या है? A1 plus A2, A1 plus A2, रियल पार्ट ऑफ Z1 plus Z2 इक्वल टू A1 plus A2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A1 क्या है? इसमें आ रहा है Z1, A1 जो है Z1 का रियल पार्ट है, इसको हम A1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस आपका A2, ध्यान दीजिए A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2, तो A2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? A2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 plus Z2 इज इक्वल टू A1 plus A2, या इसी को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 plus रियल पार्ट ऑफ Z2। और इमेजिनरी पार्ट इसका निकाल रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 plus Z2, दो सम्मिलित संख्याओं के योगफल का इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग क्या होगा? यहाँ पर I से मल्टीप्लाई B1 plus B2, तो यहाँ पर आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 plus Z2 इक्वल टू क्या होगा? B1 plus B2। अब आप लोग ध्यान दीजिए, B1 क्या है? B1 यहाँ पर Z1 इक्वल टू A1 plus IB1 है, तो B1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो B1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? B1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ऐसे प्लस B2, ध्यान B2 आपका क्या है? Z2 इक्वल टू A2 plus IB2, B2 क्या है? Z2 का ये इमेजिनरी पार्ट, इसलिए Z2 के प्लेस पर हम अर्थात B2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि B2 क्या है? Z2 का ये काल्पनिक भाग होता है। तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 plus Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 plus Z2 कभी-कभी ये प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। अब इस पर देखिए एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे दो सम्मिलित संख्याओं के योगफल पर एग्जाम्पल, यदि Z1 इक्वल टू 3 plus 2i और Z2 इक्वल टू 5 minus 6i, ये इनका हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना। तो पहले आप लोग ध्यान दीजिए, Z1 इक्वल टू 3 plus 2i का रियल पार्ट क्या है? वास्तविक भाग 3 है, और इसका काल्पनिक भाग क्या है? 2, इमेजिनरी पार्ट 2 है। Z2 इक्वल टू 5 minus 6i, इसका रियल पार्ट क्या है? 5 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट -6, कितना है? -6। तो अब इनका योगफल हमें फाइंड करना, निकालना है। तो Z1 plus Z2, ध्यान दीजिए Z1 की वैल्यू आपकी क्या है? 3 plus 2i, तो Z1 के प्लेस पर हम लिखिए 3 plus 2i प्लस Z2 की वैल्यू क्या है? 5 minus 6i, ये हो गया। अब आपको ध्यान दीजिए, अभी बताया गया है दो सम्मिलित संख्याओं के योगफल में क्या करते हैं? रियल पार्ट का योगफल एक साथ कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का योगफल एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, तो इसका रियल पार्ट क्या है? 3 plus 5, 3 plus 5 को एक साथ कर दिए, प्लस I, अब इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है? 2, इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना? -6 है,
तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 6 I इंटू 2 माइनस 6। अब इसी को हम सिंपल सरल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा Z1 प्लस Z2 3 प्लस 5 इसको कितना हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 6, अब माइनस 6 ये बड़ा है तो 2 माइनस 6 कितना होगा, साइन आपका क्या लगेगा माइनस का लगेगा, तो माइनस 4i क्या होगा माइनस 4i। अब अगर इसमें ये पूछा जाए आपका Z1 इन दो समझ संख्याओं के योगफल का रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट आपका 8 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 होगा, क्या होगा माइनस 4 होगा। इसमें अब आपको ध्यान दीजिए सममित संख्याओं के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सममित संख्याओं का गुणधर्म योग का गुणधर्म, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए पहला है संवरक नियम क्लोजर लॉ। क्या है क्लोजर लॉ, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि दो सममित संख्याओं का योगफल क्या होता है एक सममित संख्या होती है। तो इसमें आप लोग संवरक नियम में ध्यान दें किन्हीं दो सममित संख्याओं का योगफल भी एक सममित संख्या होता है। अतः यह क्या होगा संवरक नियम का पालन करता है, दो सममित संख्याओं का योगफल संवरक नियम का पालन करता है। सेकंड पॉइंट आप देखिए क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर देखिए यदि Z1 और Z2 कोई दो सममित संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय मतलब इसका क्रम बदल दिया जाए। तो Z1 और Z2 कोई दो सममित संख्याएं हैं तो इनका योगफल Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होगा Z2 प्लस Z1, क्या होगा Z2 प्लस Z1। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए कुछ आपको एग्जाम्पल से भी इसको बता दे रहे हैं। जैसे Z1 इक्वल टू यदि Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i ले लिया जाए, Z2 इक्वल टू 5 प्लस 6i, तो आपका जो कम्यूटेटिव लॉ होता है क्या होता है क्रम उसका बदल जाता है। जैसे Z1 और Z2 क्या दो सममित संख्याएं हैं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ऐसा ही हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि Z1 इक्वल टू क्या लिया जाए 2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू 5 प्लस 6i। तो यहाँ पर यदि इनका योगफल हम निकाल रहे हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6i। अब यहाँ पर आप देखिए अभी बताया गया है क्या कि इनका योगफल क्या होता है वास्तविक भाग में होगा इसका एक साथ करिए वास्तविक भाग का योगफल प्लस आपका काल्पनिक भाग का योगफल। तो वास्तविक भाग आपका कितना है 2 प्लस 5 ये एक साथ करते प्लस i, इसका जो काल्पनिक भाग क्या है 3 प्लस 6 एक साथ करते हैं i कॉमन ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Z1 प्लस Z2, यहाँ पर होगा 2 प्लस 5 7 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, ये आपका हो गया 7 प्लस 9i। क्या आ गया Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 9i। इसी प्रकार Z2 प्लस Z1 इक्वल टू Z2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6i प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू इसका आपका रियल पार्ट का योगफल करते हैं 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट 6i प्लस 3i ये हो गया 9। तो आपका Z2 प्लस Z1 इक्वल टू क्या आ गया 7 प्लस 9i। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1 प्लस Z2 की भी वैल्यू क्या है 7 प्लस 9i और यहाँ से हम निकाले Z2 प्लस Z1 की भी वैल्यू क्या आई है 7 प्लस 9i। अर्थात दो सममित संख्याओं के योगफल क्या होगा अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, ये योगफल का क्रम बदल दिया जाए तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसलिए क्या होगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होगा Z2 प्लस Z1, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। देखिए यहाँ पर आपकी तीसरी प्रॉपर्टी साक्षर नियम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन सममित संख्या की आवश्यकता है। यदि Z1, Z2 तथा Z3 कोई तीन सममित संख्याएं हैं तो
यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में किया गया है प्लस Z3 बाहर है इस इक्वल टू Z1 प्लस फिर क्या किया गया Z2 प्लस Z3 एक ब्रैकेट में किया गया। ये आपका क्या है साचर नियम है। तो साचर नियम आप लोग इस पर एग्जांपल साचर नियम पर एग्जांपल ध्यान इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। यदि Z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i Z2 इक्वल टू 5 प्लस 6i व Z3 इक्वल टू 1 प्लस 2i ये तीन सममित संख्याएं ली जाएं तो हम क्या करना है शासन नियम को ही वेरीफाई करना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें Z1 प्लस Z2 एक साथ किया गया है प्लस Z3। अब Z1 की वैल्यू ध्यान Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3i प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6i प्लस Z3 आपका बाहर है तो Z3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए पहले वाले टर्म में तो आपका योगफल का नियम बताया गया है योगफल का नियम इसका रियल पार्ट हम ऐड कर लेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 और इसका इमेजिनरी पार्ट एक साथ करेंगे तो -3 और यहाँ पर प्लस 6i तो -3 प्लस 6i कितना हो गया प्लस 3i प्लस आपका क्या है यहाँ पर 1 प्लस 2i ये हो गया 1 प्लस 2i। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया आपका Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इक्वल टू 7 प्लस 3i प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 2i। अब यही चीज ध्यान दीजिए इज इक्वल टू अब इसमें रियल पार्ट आपका कितना 1 7 प्लस 1 8 प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 तो आपका Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 5 कितना हो गया 8 प्लस 5 और इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं यानी Z1 अलग कर रहे हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक साथ ले लें तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3i प्लस Z2 प्लस Z3 एक साथ किया गया है तो Z2 की वैल्यू आप ध्यान दीजिए 5 प्लस 6i प्लस Z3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2i। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका रियल पार्ट जैसा पीछे भी बताया गया है रियल पार्ट एक साथ करें तो रियल पार्ट आपका 2 प्लस 5 प्लस 1 2 प्लस 5 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका इमेजिनरी और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z1 क्या बाहर किया गया Z2 प्लस Z3 यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3i प्लस Z2 की वैल्यू Z2 और प्लस Z3 क्या है एक साथ किया गया है तो Z2 की वैल्यू आपकी 5 प्लस 6i प्लस Z3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i। अब इसी प्रकार जैसे पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए इसका रियल पार्ट जैसे 5 प्लस 7 5 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और 6 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 6i प्लस 2i 6i प्लस 2i कितना हो गया 8i और 8i और माइनस कितना है 3i माइनस 3i करेंगे तो आपका प्लस 5i आ जाएगा। तो Z1 प्लस ब्रैकेट क्या है Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 5i। ऐसा कि हम पीछे भी निकाले हैं Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 5i आई है तो अर्थात दोनों की वैल्यू समान आई है इसलिए यह क्या है शासन नियम को वेरीफाई करता है। तो Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये करेंगे क्या आएगा दोनों वैल्यू बराबर आएंगे अतः यह शासन नियम का भी पालन करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी यहाँ पर योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है जैसे किसी भी संख्या में जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं किसी भी संख्या में ये किसी को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम सममित संख्या के फॉर्म में लिखेंगे प्रत्येक सममित संख्या z के लिए सममित संख्या 0 = 0 प्लस i अर्थात 0 भी आप क्या है एक सममित संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको a प्लस i b के फॉर्म में लिखा जाता है। 0 भी क्या है एक सममित संख्या है अर्थात 0 भी आप क्या है एक सममित संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको a प्लस i b के फॉर्म में लिखा जाता है। 1 भी क्या है एक सममित संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको a प्लस i b के फॉर्म में लिखा जाता है।
तो 0 इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0 योग का तत्समक अवयव है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है समृद्ध संख्या के योग का तत्समक अवयव, तो ऑलरेडी तत्समक अवयव आपका क्या होगा 0 होता है। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई समृद्ध संख्या z है तो z प्लस 0, अब यहाँ पर 0 को हम डिफाइन कर चुके हैं। 0 क्या है, एक आपकी समृद्ध संख्या होती है जो इसका योग का तत्समक अवयव कहलाता है। तो z प्लस 0 इक्वल टू z या इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस z इक्वल टू भी किसके बराबर आएगा, z के ही बराबर आएगा। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है 0 कहलाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, योज्य प्रतिलोम में प्रत्येक समृद्ध संख्या z इक्वल टू a प्लस आई के लिए एक समृद्ध संख्या माइनस z। अब आप लोग यहाँ पर देखें, जैसे अलजेब्रा में अगर ये निकाला जाए कि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -x होता है, चिन्ह क्या है बदल जाता है। या अगर x स्क्वायर है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -x स्क्वायर, या -x स्क्वायर का योज्य प्रतिलोम क्या होता है x स्क्वायर होगा। तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, तो उसका योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक समृद्ध संख्या z इक्वल टू a प्लस आई के लिए एक समृद्ध संख्या माइनस z, अगर z है तो क्या किया गया माइनस z इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसका भी साइन चेंज हो गया -a माइनस आई इंटू b, या -z इक्वल टू -a -i b। इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि z प्लस माइनस z इक्वल टू क्या होगा 0 इक्वल टू माइनस z और प्लस z, ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर। अर्थात किसी समृद्ध संख्या के उसके योज्य प्रतिलोम में यदि इसको जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 ही मिलती है, 0 प्राप्त होती है। तो माइनस z प्लस z इक्वल टू ये भी 0 आएगा। समृद्ध संख्या माइनस z को z का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसका अर्थ क्या सिंपल होगा, जैसे z माइनस z क्या है z का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब इसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल यदि z इक्वल टू 3 माइनस 6i, तब यहाँ पर z का योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पर जैसे z का योज्य प्रतिलोम क्या बताया गया आपको -z होता है। अगर कोई एग्जाम्पल हम समृद्ध संख्या के फॉर्म में ले रहे हैं, z इक्वल टू 3 माइनस 6i, अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना, तो इसका क्या साइन चेंज हो जाएगा। तो अर्थात ये क्या होगा, तो z का योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा -z में क्या होगा, इसका भी सिंबल मतलब ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस ब्रैकेट में कितना हो गया 6 माइनस 3 माइनस 6i, क्या हो गया 3 माइनस 6i, तो -3 माइनस 6i। अब यहाँ अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका कितना होगा -3 ये हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस हो गया, -3 प्लस 6i ये आ गया। अतः अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो समृद्ध संख्या है और जो उसका योज्य प्रतिलोम है, अगर इसका योगफल निकाला जाए तो कितने के इक्वल आएगा 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः z प्लस माइनस z की वैल्यू क्या है 3 माइनस 6i, माइनस z की वैल्यू क्या है ये निकालिए -3 प्लस 6i। अगर इन दोनों का योगफल किया जाए तो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना, ये इसका गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो अतः यहाँ पर ध्यान दीजिए z प्लस माइनस z की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 माइनस 6i, प्लस माइनस z की वैल्यू अभी आप लोग फाइंड किए हैं, ये आ गया -3 प्लस 6i, ये आ गया -3 प्लस 6i। अब इसको जब ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर +3 है, 3 और -3 ये क्या हो गया हट जाएगा, -6i प्लस 6i ये आपका कैंसिल होगा, तो आपका 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, -6i प्लस 6i ये भी 0 होगा, तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो z प्लस
माइनस जेड इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अर्थात ये क्या है, इसको वेरीफाई कर रहा है, योग प्रतिलोम को वेरीफाई कर रहा है। तो किसी भी समृद्ध संख्या का योग प्रतिलोम जो होता है समृद्ध संख्या में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है 0 वाली, किसी भी समृद्ध संख्या के लिए होता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपका हो गया प्रतिलोम, इस पर एग्जाम्पल बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग ध्यान दीजिए, यह है समृद्ध संख्याओं का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समृद्ध संख्याओं का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आप योगफल निकाले थे हम लोग, दो समृद्ध संख्याओं का योगफल, ऐसे ही आप लोग दो समृद्ध संख्याओं का व्यवकलन, व्यवकलन मीन्स घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन, ये हम निकालना है। यदि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 तथा Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 कोई दो समृद्ध संख्या है तो Z1 माइनस Z2, Z1 में से Z2 को घटाना, यही क्या होता है व्यवकलन होता है। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू आप ध्यान दीजिए क्या है A1 प्लस IB, Z1 के प्लेस पर क्या लिखिए A1 प्लस IB1 माइनस Z2 का प्लेस पर क्या लिखेंगे, Z2 की वैल्यू क्या है A2 प्लस IB2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका रियल पार्ट एक साथ कर रहे हैं, या इसको पहले ब्रैकेट हटा दें तो A1 प्लस IB1 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस A2 फिर माइनस IB2 हो जाएगा, क्या होगा माइनस IB2। अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या करेंगे, ध्यान दीजिए A1 माइनस, इसका रियल पार्ट एक साथ कर रहे हैं, A1 माइनस A2 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस I, इसमें देखिए कॉमन हो रहा है, I क्या बच रहा है B1 माइनस B2। तो क्या मिल गया आपको Z1 माइनस Z2 क्या हो गया रियल पार्ट A1 माइनस A2 और प्लस I इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस B1 माइनस B2, ये आपका क्या आ गया Z1 माइनस Z2। और ये क्या है Z1 माइनस Z2 भी A प्लस IB के रूप में है, अतः यह भी क्या होता है एक समृद्ध संख्या होती है, क्या होती है एक समृद्ध संख्या होती है। अतः यहाँ पर ध्यान दिया था दो समृद्ध संख्याओं का व्यवकलन भी एक समृद्ध संख्या होती है। जैसा कि योगफल में बताया गया है, दो समृद्ध संख्याओं का योगफल भी क्या होता है एक समृद्ध संख्या होती है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा A1 माइनस A2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1, A1 क्या होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस A2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि Z1 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू क्या बना गया है A2 प्लस IB2। तो आप ध्यान दीजिए A1 माइनस A2 रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या मिलेगा A1 माइनस A2 इक्वल टू A1 आपका क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस A2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। ध्यान तो इसमें क्या होगा B1 माइनस B2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B1 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस B2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपका होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू B1 माइनस B2, या इसी को हम लिख सकते हैं B1 को क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस B2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपका दो समृद्ध संख्याओं का व्यवकलन का रियल पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये भी आपको कभी कभी प्रूव करने के लिए दिया जाता है। पर ध्यान दीजिए एग्जांपल इसी पर आपको, यदि Z1 इक्वल टू 4 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 6 माइनस 4i, अगर दो समृद्ध संख्याएं हम ले रहे हैं तो इनका व्यवकलन अंतर या डिफरेंस निकालना Z1 माइनस Z2, तो Z1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3i माइनस Z2 की वैल्यू क्या दी, Z2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 4i। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपको इक्वल टू 4 प्लस 3i ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस 6 और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4i। तो यहाँ पर अब यहाँ रियल पार्ट एक साथ हम कर ले रहे हैं 4 माइनस 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका एक साथ करके i कॉमन ले लें, i 3 प्लस कितना हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना Z1 माइनस Z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7i।
ध्यान दीजिएगा क्या आया, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू -2 + 7i। ये क्या है, दो सममित संख्याओं का घटाना है, व्यवकलन है। तो आगे आप लोग ध्यान दीजिए, आगे दो सममित संख्याओं का गुणनफल, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या पढ़ेंगे, दो सममित संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ दो सममित संख्याओं के गुणनफल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।